Hi everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you people are doing good. सब लोग सेफ हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग गेट एक्सेल के लिए इकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं. सो बेसिकली इकोलॉजी की जब आप बात करोगे तो हम यहाँ पे इको यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. नेचर की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नोन एज इकोसिस्टम, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट among themselves and also with the surrounding physical environment. So basically ecosystem क्या होता है कि ecosystem के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो कि आपस में इंटरैक्ट करेंगे एंड आपस में इंटरैक्शन के साथ साथ वो लोग अपने सराउंडिंग में जो उनका फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे भी इंटरैक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करेंगे. ओके, सो इकोसिस्टम की जब आप बात करते हो तो इकोसिस्टम आपका एक स्मॉल भी हो सकता है और एक बड़ा इकोसिस्टम भी हो सकता है. ओके, एक जो आप बात करते हो रेन ड्रॉप की, तो रेन ड्रॉप भी अपने आप में एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करता है. ओके, ecosystem, there are two basic categories of ecosystem, namely the terrestrial and the aquatic ecosystem. इकोसिस्टम को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास टू मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, जिनमें से सबसे पहले है टेरिस्ट्रियल एंड नंबर 2 पे है एक्वाटिक. टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हो तो ऐसा इकोसिस्टम जो कि आपको लैंड पे देखने को मिलेगा. सो बेसिकली लैंड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? फॉरेस्ट हो गई, ग्रासलैंड्स हो गए, डिजर्ट्स हो गए. ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अबाउट एक एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके पास पॉन्ड्स होंगे, लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, एटसेट्रा. ठीक है, इकोसिस्टम के फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे. The biotic and abiotic factors of ecosystem work in integrated manner for the flow of energy with components of ecosystem. तो देखो क्या होता है इकोसिस्टम की जब हमने बात करी तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है? इकोसिस्टम हमारा सराउंडिंग ही तो है. तो सराउंडिंग के अंदर आपको बायोटिक फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं. बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? लिविंग फैक्टर्स. ठीक है, एंड एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स. अब लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ? एबायोटिक फैक्टर्स लाइक आपके टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया. ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट्स इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. वहीं अगर हम बात करते हैं द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज occupying the different levels is called stratification. This is the most important term कि stratification का मतलब क्या है. तो जो vertical distribution होता है बहुत सारी अलग अलग species का जो कि different level ले रहे हैं ecosystem के अंदर, उसे आप नाम दे देते हो stratification. For example, tree occupy top vertical strata or a layer of a forest. मीन्स कि फॉरेस्ट के अंदर जब आप बात करते हो तो जो लार्ज ट्रीज होते हैं, लॉन्ग ट्रीज होते हैं, वो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा के अंदर आते हैं. ठीक है, ट्रीज के बाद आपके पास श्रब्स आ गए, श्रब के बाद आपके पास हर्ब्स आ गए. ओके, एंड ग्रासेस जो होते हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे एक ट्रॉपिक लेयर की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट आर सीन एज द फंक्शनल यूनिट्स. और आप बोल सकते हो कि बेसिकली हम लोग अब जो लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव प्रोडक्टिविटी, देन डिकम्पोजिशन, देन एनर्जी फ्लो एंड लास्ट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो देखो आपको पता है हम लोग बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की. इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे तो एनिमल्स आने वाले हैं, बहुत सारे प्लांट्स आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स भी काम करने वाले हैं. तो जब हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि आप बोल सकते हो कि बायोमास का प्रोडक्शन करेंगे. तो प्राइमरी प्रोडक्शन is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a per unit time by plants during the photosynthesis. तो इसे आप क्या बोल देते हो? प्रोडक्टिविटी. कि
कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जनरेट किया जा रहा है पर यूनिट एरिया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाय दी प्लांट्स, कि प्लांट्स कितना, आप बोल सकते हो कितना ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वे, आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्राम स्क्वायर, ओके, और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, और बायोमास की प्रोडक्शन को ही कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये -2 और -1 नहीं है, ये आपका पावर दे रखी है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो किलो कैलोरी ईयर इनवर्स। ओके, नाउ प्रोडक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू जीपीपी, जिसे आप बोलते हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड एनपीपी। एनपीपी इज व्हाट? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी की अगर आप बात करते हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसे आप सिंपली बोल रहे हो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जबकि एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? एनपीपी इज द रिमेनिंग बायोमास आफ्टर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद आपके पास कितना बायोमास बच जाता है उसे आप बोलते हो एनपीपी, जिसका रिलेशन होता है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। ठीक है, जीपीपी क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आर क्या है? रेस्पिरेशन, एंड एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू द हेट्रोट्रॉप्स। देखो, ऑटोट्रॉप्स ने अपना काम कर दिया, ऑटोट्रॉप्स ने हमारे लिए बायोमास का जनरेशन कर दिया। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? दैट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, की जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म इस बायोमास पे अब डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करते हो तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहती है कि कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन है नए ऑर्गेनिक मैटर का जो कि कंज्यूमर्स बना रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो हेट्रोट्रॉप बना रहे हैं। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की अगर आप बात करते हो तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि आप लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, आप बोल दो डिफरेंट स्टेप्स इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, इसे आप बोलते हो डिकम्पोजिशन। ठीक है, डेड प्लांट्स रिमेन्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल कॉन्स्टिट्यूट्स द डेट्राइटस। और डेट्राइटस का कॉम्पोजिशन क्या होता है ये आपको याद रखना है। डेट्राइटस के कॉम्पोजिशन के अंदर लीव्स, बार्क आ जाते हैं, ट्रे की फ्लावर्स आ जाते हैं, और जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल के वो सभी के सभी मिलकर डेट्राइटस बनाते हैं। डिकम्पोजिशन के अगर आप स्टेप्स की बात करते हो, डिकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है। फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये कुछ स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन, एंड सेकेंड आपके पास आ जाता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन की जब आप बात करते हो तो डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो। यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन रेट जो होगी वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। When detritus is rich in lignin and chitin, अगर आपका detritus लिग्निन या काइटीन के कंटेंट में ज्यादा है। देखो काइटीन क्या होता है, काइटीन आप बोल सकते हो, काइटीन एक आप बोल सकते हो पॉलीसैकेराइड है जो कि फंगस या फिर मशरूम की आउटर लेयर में पाया जाता है। एंड रेट इंक्रीजेस व्हेन detritus इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। तो केमिकल कॉम्पोजिशन की जो डिकम्पोजिशन जो होगा वो कब स्लो होगा, जब आपका डेट्राइटस लिग्निन या काइटीन रिच हो, और कब इंक्रीज हो जाएगा,
कॉम्पोजिशन या फिर आप बोल सकते हो डिकम्पोजिशन, जब डेट्राइटस नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर से रिच हो। सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी? वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर्स द डिकम्पोजिशन। जैसे ही एनवायरनमेंट आपका वार्म एंड मॉइस्ट है, मतलब थोड़ी सी गर्मी है और थोड़ी बहुत नमी है, तो डिकम्पोजिशन की रेट इंक्रीज हो जाएंगी। एंड लो टेम्परेचर एंड एनारोबोबायोसिस इनहिबिट्स दी डिकम्पोजिशन, ठीक है, और कम टेम्परेचर आपका डिकम्पोजिशन रेट को इनहिबिट कर देता है या फिर आप बोल सकते हो स्लो कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अबाउट दी एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो की जब आप बात करते हो तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपको पता है सभी के सभी अपना खाना नहीं बना सकते। तो क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके ऊपर बाकी अदर हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर अनडायरेक्टली। सो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। कैसा फ्लो है एनर्जी का? एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ओके। तो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स। तो देखो, बेसिकली आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, वो एक सिंपल सी प्रोसेस करने वाले हैं जिसे आप नाम देते हो फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करनी है तो कौन करता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए वो फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई एक ऐसी चीज है, दैट इज द सनलाइट। तो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सन से लाइट आ रही है, इसीलिए आपने बोल दिया यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एनर्जी का टू द प्रोड्यूसर्स। सन से लाइट आके कहाँ जा रही है? टू द प्रोड्यूसर्स एंड देन टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं, जो भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा है, प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स के पास। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे आप पार बोलते हो, इज responsible for the synthesis of food by the plants. Animals obtain their food from plants, so they are called as consumers. क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, इसीलिए उन्हें नाम दिया जाता है कंज्यूमर्स। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। तो देखो क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे एनिमल्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो एक चेन लाइक फैशन को फॉलो करते हैं। तो या तो वो किसी को खाएंगे या फिर कोई उन्हें खाएगा। जैसे कि आप मान सकते हो, मान लो आपके पास कोई भी गार्डन के अंदर स्नेक है, स्नेक को एक हेन ने खा लिया और हेन को आके टाइगर ने खा लिया। तो क्या हुआ कि सबसे पहले स्नेक का कंजप्शन हुआ हेन के द्वारा और हेन को आके टाइगर ने खा लिया। तो इसी लाइन से आप पता कर सकते हो कि एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, खाना और या फिर खाए जाना, इसे आप बोल सकते हो फूड चेन, इन विच एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। एनर्जी कहाँ से फ्लो कर रही है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। इन ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी जिसे आप नाम देते हो, तो देखो ग्रास क्या हुआ? प्रोड्यूसर, ग्रास को खाया गोट ने, तो गोट क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, और गोट को खा लिया मैन ने, तो मैन क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस तरीके से आपका जो चेन होगी वो आगे मूव करती जाएगी। अब हम बात करते हैं अबाउट डीएफसी। डीएफसी क्या है? डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। आपने जीएफसी की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। तो डेट्राइटस फूड चेन डीएफसी बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से बिगिन करती है? विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिकम्पोजर्स से मिलकर बनी हुई होती है डेट्राइटस फूड चेन। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉप्स के नाम से भी जाने जाते हैं। और सेप्टोट्रॉप्स का काम क्या होता है? डिकम्पोज करना। Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simpler inorganic materials which are subsequently absorbed by them. Natural interconnection of the food chain forms the food web। और बहुत सारी फूड चेन मिलके एक फूड वेब का डेवलपमेंट कर देती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जीएफसी और डीएफसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो
जीएफसी के अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, जबकि यहाँ किससे स्टार्ट होता है, डेट्राइटस से, या फिर आप बोल सकते हो डेड ऑर्गेनिक मैटर से यहाँ पे ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। जीएफसी के अंदर लेस एनर्जी फ्लो करती है, यहाँ पे मोर एनर्जी फ्लो करती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम की आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो, जबकि डेट्राइटस फूड चेन के अंदर इन पेडिसल इकोसिस्टम इट इज द मेजर कंडक्ट फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ फूड organism occupies a specific place in food chain that is known as trophic level। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि ये ट्रीज जो होंगे वो अपर ट्रॉपिक लेवल लेंगे और जो ग्रासेस होंगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर वो लोअर ट्रॉपिक लेवल लेंगी। तो वो क्या है, तो बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ फूड कि कहाँ से फूड आ रहा है, ऑर्गेनिज्म इस बेसिस पे अपना प्लेस लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आए, प्लांट्स जिन्हें आपने बोल दिया। प्लांट्स के अंदर फाइटोप्लैंक्टन एंड ग्रास एंड ट्रीज जो कि खाना बना रहे हैं। फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने एंड देन टर्शरी कंज्यूमर ने। तो जिसने भी सबसे पहले प्रोड्यूस की है चीज उसे आपने नाम दिया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स। फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे हो गए हार्बीवोर्स, थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स हो गए कार्निवोर्स एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गए टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। तो आपने देखा हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ अमाउंट में मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पे। उसे आप क्या नाम दे देते हो, उसे आप नाम दे देते हो स्टैंडिंग क्रॉप। इट इज मेजर्ड एज बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नंबर इन यूनिट एरिया। The number of tropic level in grazing food chain is limited as the transfer of energy follows 10% law. This is very important। जब भी ट्रॉपिक लेवल पे GFC के अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा तो वो कौन सा लॉ फॉलो करेगी, दिस विल फॉलो द 10% लॉ। और 10% लॉ क्या कहता है कि दैट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर की जाएगी फ्रॉम दी लोअर ट्रॉपिक लेवल। In GFC, following tropic levels are possible: producers, herbivores, primary consumers and secondary consumers। अब हम बात करते हैं अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर। मतलब आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो इकोलॉजी के पैरामीटर्स को लेके। अब इकोलॉजी के जो पैरामीटर्स हैं दैट कुड बी योर नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, अब ये जो पिरामिड्स होते हैं दे कैन बी अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप्ड। ओके, तो ये आपको दिख रहा है एक अपराइट पिरामिड है। अब हम बात करने वाले हैं जो आपने देखा 3 डिफरेंट काइंड के पिरामिड्स के बारे में। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर की अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट द वेरियस ट्रॉपिक लेवल। क्या बताता है पिरामिड ऑफ नंबर की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो ट्रॉपिक लेवल पे, विद प्रोड्यूसर एट बेस। और बेस पे क्या आ जाता है प्रोड्यूसर, जबकि उसके बाद कंज्यूमर्स उसके ऊपर प्लेस लेते रहते हैं। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो कैसा होता है, जनरली अपराइट। A pyramid of number in case of a big tree is generally inverted। This is very important। अगर आप big tree के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे pyramid of number inverted हो जाता है। ठीक है, because number of insects feeding on that tree generally exceeds in number। क्योंकि उस पेड़ के ऊपर जितने भी insects हैं जो कि feed कर रहे हैं वो उनका number generally ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं about pyramid of biomass। तो this represents the biomass in various tropic levels। A pyramid of mass is upright except in aquatic food chain involving short-lived planktons। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। ये आपका aquatic food chain के अंदर कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा pyramid of biomass inverted। A pyramid of biomass in sea is generally inverted because biomass of fishes generally exceeds that of phytoplanktons। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है pyramid of energy। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हो, दैट गिव्स अ एस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी that gives the graphic representation of the amount of energy trapped by different tropic levels per unit area।
पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हो, हमेशा ये कैसा होता है, अपराइट होता है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। आपने पढ़ा 10% लॉ फॉलो करता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। और हर लेवल पे, हर टॉपिक लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी, ठीक है। अब वो क्यों लॉस होगी, हो सकता है डाइजेशन की वजह से हो, एसिमिलेशन की वजह से हो, रेस्पिरेशन की वजह से हो। ओके, नाउ वी हैव इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हो तो यू हैव 2 टाइप ऑफ सक्सेशंस, प्राइमरी सक्सेशंस एंड सेकेंडरी सक्सेशंस। प्राइमरी सक्सेशंस जो होते हैं, स्टार्ट्स वेयर नो ऑर्गेनिज्म आर देयर, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बेयर रॉक के केस में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर काफी बार एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर जाता है, जबकि वहां पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की अगर आप बात करते हो तो सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन दैट एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लॉस्ट ड्यू टू सर्टेन रीजंस लाइक फॉरेस्ट फायर। तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि वहां पे पहले से कोई ना कोई लाइफ प्रेजेंट थी, लेकिन वो किसी ना किसी कारण की वजह से लॉस्ट हो गई, ठीक है। तो वो कारण नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं आपकी, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैबिटाट, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड एज हाइड्राज सक्सेशन एंड ज़राज सक्सेशन। तो देखो, हाइड्राज सक्सेशन नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होगा, ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा। एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मेसिक कंडीशंस। ज़राग कंडीशन, अगर ज़राग सक्सेशन की बात की जाए तो ये कहाँ होगा, ऐसे एरियाज में होगा जहाँ पे ड्राई कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देख सकते हो हाइड्राज एंड ज़राज कंडीशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्पीशीज दैट इन्वेड्स अ बेयर एरिया। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि इन्वेड कर रही है किसी बेयर एरिया को, उसे आप बोलते हो पायनियर स्पीशीज। क्या बोलते हो, पायनियर स्पीशीज। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, लाइकेन्स आर पायनियर स्पीशीज। जब भी रॉक पे सक्सेशन होगा तो सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, दैट विल बी लाइकेन्स। This is very important question. So lichens are the pioneer species on a bare rock that secretes acids to dissolve the rock for weathering to form soil. Lichens क्या करते हैं, lichens कुछ acid secrete करते हैं जो कि rock के, आप बोल सकते हो, टूटने में, rock को टूटने में help करते हैं। In primary succession in water, pioneer species are the small phytoplanktons that are replaced by free floating angiosperms. प्राइमरी सक्सेशन की बात की जाए, जनरली स्लो प्रोसेस होती है एज सॉइल इज नॉट अवेलेबल फॉर द पायनियर स्पीशीज। बट सेकेंडरी सक्सेशन की अगर आप बात करते हो तो प्राइमरी सक्सेशन के कंपैरिजन में ये फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सॉइल और अदर न्यूट्रिएंट्स पहले से मौजूद हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं प्राइमरी सक्सेशन एज वेल एज सेकेंडरी सक्सेशन के बीच में। इनिशिएट इन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म नेवर एग्जिस्टेड, यहाँ पे कभी भी ऑर्गेनिज्म नहीं था, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर यहाँ पे पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, लेकिन वो किसी ना किसी नेचुरल कैलामिटीज के वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन जनरली ज़्यादा टाइम लेता है, ये कंपेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन कम टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल और ह्यूमस एब्सेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट होते हैं, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं क्योंकि सॉइल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की जब आप बात करते हो, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सो बेसिकली आपको पता है सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट आइंस प्रेजेंट होते हैं। पूरी अर्थ पे अगर हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर रेगुलेट्स एंड द रेट ऑफ रिलीज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बन साइकिल, कि कार्बन साइकिल क्या है, ठीक है। तो कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म।
बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन जो होती है वो फिक्स कर दी जाती है प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर रिटर्न कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बर्निंग ऑफ वुड की बात की जाए, फॉरेस्ट फायर हो गया, कंबशन प्रोसेस हो गई, किसी भी तरीके की फॉसिल फ्यूल का जलना हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये सभी के सभी CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपके पास दे रखा है CO2 गैस एटमॉस्फेयर से आई, फोटोसिंथेसिस हुआ, एक्वाटिक फूड चेन कैल्सेरियस सेडिमेंट्स में हो गया यहाँ से। ओके, फिर प्लांट्स का आप बोल सकते हो, प्लांट्स ने रेस्पायर किया, एनिमल्स ने रेस्पायर किया तो CO2 वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर भेज दी गई। कोल एंड ऑयल का जब आप कंबशन कराते हो तो भी CO2 गैस निकलती है। तो इस तरीके से ये जो कार्बन साइकिल है ये मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हो तो जो नेचुरल रिजर्वॉयर है फॉस्फोरस का, दे आर दी रॉक्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस विच कंटेन्स phosphorus in the form of phosphates. On weathering, minute amount of phosphate dissolve in soil solution and absorbed by the roots of plant. और क्या होता है सॉइल के अंदर फॉस्फोरस या फिर आप बोल सकते हो फॉस्फेट पहले से प्रेजेंट होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो इस सॉइल के अंदर से फॉस्फेट आयंस या फिर फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया टू रिलीज फॉस्फोरस एज वेल एज जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का वो सभी के सभी या फिर एनिमल्स का वो सभी के सभी बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं एंड उसकी मदद से फॉस्फोरस रिलीज होती है। ठीक है, अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर आप बात करते हो तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उन्हें आप बोलते हो इकोसिस्टम सर्विसेज। सो द हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्योरीफाइज एयर एंड वाटर, ये आप अच्छे से जानते हो। फूड एंड ड्राउट्स आपको मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो जाती है, फर्टाइल सॉइल बन जाती है, वाइल्ड लाइफ को हैबिटाट मिल जाता है, उन्हें शेल्टर मिल जाता है, फूड मिल जाता है, बायोडाइवर्सिटी हमारी कंजर्व रहती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो जितनी भी आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी मेंटेन रहती हैं। नाउ वी हैव अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आ जाता है व्हाट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की जब आप बात करते हो तो इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज लिव इन ग्रुप्स इन वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरियाज, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। स्पीशीज तो बहुत सारी प्रेजेंट है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप बोल सकते हो अवेबिलिटी ऑफ फूड, अवेबिलिटी ऑफ लैंड वो सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो बहुत सारी स्पीशीज आपस में कंपटीशन करेंगी, आपस में इंटरब्रीड करेंगी। इंटरब्रीड करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरब्रीड करेगी ताकि वो मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। A population has certain attributes that an individual organism does not. Such an individual may have birth and death, but a population has birth rate and death rate. तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की जब आप बात करते हो तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर आप बेसिकली इंक्लूड करते हो कितने अमाउंट, कितने नंबर में बर्थ हो रहा है, बर्थ रेट, या फिर कितनी डेथ हो रही है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। The birth and death rate are referred as a per capita birth or death respectively, which increases and decreases with respect to the members of population. और ये जो नंबर ऑफ बर्थ होते हैं, नंबर ऑफ डेथ होते हैं, ये सभी के सभी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सेक्स रेशो की अगर आप बात करते हो, इट इज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। An individual may be male or female, but population has the sex ratio. देखो आपको बहुत अच्छे से पता है पॉपुलेशन के अंदर या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, और ये जो मेल और फीमेल होते हैं यही आपके पॉपुलेशन के अंदर सेक्स रेशियो को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। A population at given time composed of different individual of different ages. If the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramids. आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास डिफरेंट काइंड ऑफ एज ग्रुप के पीपल प्रेजेंट हैं। तो इन एज ग्रुप के पीपल को अगर हम लोग एज ऑफ की पिरामिड के केस में एक पर्टिकुलर एज गैप में
डिवाइड कर देते हैं तो उस चीज को आप नाम दे देते हो एज पिरामिड्स। ठीक है, एज पिरामिड्स आपके एक्सपेंडेबल हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं और डिक्लाइनिंग हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो देखो, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो पीपल होंगे, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल, तो इनके लिए एक्सपैंडिंग पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा, स्टेबल पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा, एंड डिक्लाइनिंग पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा। ओके, तो ये पिरामिड आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक। किसी भी पॉपुलेशन का साइज कभी भी स्टैटिक नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता, ये हमेशा चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों चेंज करता रहता है? क्योंकि ये चीज़ डिपेंड कर जाती है फूड अवेलेबिलिटी पे, प्रेडेशन का प्रेशर की। कोई हमसे ज़्यादा मतलब कोई सुपीरियर स्पीशीज तो नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ आर नेटेलिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो नेटालिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बर्थ कितने हो रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में। मोर्टालिटी का मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ डेथ हो रही हैं। इमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इमिग्रेशन का मतलब हुआ कि कितने बाहर से दूसरे, आप बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर एंटर करते हैं। और एमिग्रेशन हो जाता है कि वहां से कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो, और ये सारे के सारे मिलके क्या बना देते हैं आपके पास? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर अगर इमिग्रेशन हो रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी इंक्रीज करने वाली है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, और अगर बाहर लोग जा रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी नेगेटिव होने वाली है, कम होने वाली है। बर्थ हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, डेथ हो रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब population density will increase if the number of birth plus the number of immigrants is more। नंबर ऑफ बर्थ को आपने B से डिनोट कर दिया एंड नंबर ऑफ इमिग्रेंट को आपने I से डिनोट कर दिया। देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, अगर डेथ को D और एमिग्रेंट्स को E से शो करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल की जब आप बात करते हो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ग्रोथ का भी जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो भी घूम फिर के इन्हीं फैक्टर्स पे आ जाती है कि एनवायरनमेंट के कंडीशंस क्या हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के मॉडल आ जाते हैं। नंबर वन इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब आपके पास फूड और स्पेस इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, when resources in the habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number। जब आपके पास बहुत अच्छे से अच्छी कंडीशंस हैं तो क्या होगा? स्पीशीज बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है नंबर के अंदर। द पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिकल फैशन। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, अगर पॉपुलेशन का साइज n है एंड बर्थ रेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज b और डेथ रेट को आप d से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज होने वाला है पॉपुलेशन n के अंदर इन अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम विल बी dn अपॉन dt। पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? b माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ इंटू n। ठीक है, और b माइनस डी को ही आप r बोल देते हो, जिससे आप बोलते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास एक ग्राफ आ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आ जाता है। तो dn अपॉन dt दैट इज r इज इक्वल्स टू rn। ये कैसी ग्रोथ थी? ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ की जब आप बात करते हो, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर क्या होगा? देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर फूड एंड स्पेसेस। यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको इनसफिशिएंट अमाउंट में फूड और स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे स्कैरसिटी होगी फूड और स्पेस की, मतलब कंपटीशन बढ़ने वाला है स्पीशीज के अंदर। जो सुपीरियर स्पीशीज होंगी वो आप बोल सकते हो टेक ओवर कर लेंगी। द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स एंड रिप्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इनिशियली शोज अ लेग फेज फॉलोड बाय द फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड देन डी एक्सेलरेशन।
ठीक है, इक्वेशन होती है dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू आर एन इंटू के माइनस एन अपॉन के। के क्या होता है, वेयर के रिप्रेजेंट्स द कैरिंग कैपेसिटी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है जिसे आप सिग्मोइड कर्व बोल सकते हो। ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक गाइज। आई होप आपको इकोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो माइंड मैप्स का सेकेंड एडिशन अवेलेबल है ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।